नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन पर दिया जोर। हर्षिल में एक जनसभा में कहा, हर सीजन में टूरिज्म रहना चाहिए ऑन। मुखबा में मां गंगा का किया दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकवादी गिरफ्तार। जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीह। पिछले साल पंजाब में न्यायिक हिरासत में हुआ था फरार। तमिलनाडु में आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सेंथिल बालाजी पर वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे कई गंभीर आरोप। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसान संयुक्त मोर्चा ने कल लुधियाना में बुलाई आपात बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। उत्तरकाशी स्थित मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की यात्रा अहम मानी जा रही है। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। उस वक्त मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री जाएगी। गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवास वहीं होता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते एक दशक में इंफ्रा विकास हुआ है। ऐसे में विंटर में डेस्टिनेशन वेडिंग, योग, आयुर्वेद और कॉरपोरेट मीटिंग के लिए उत्तराखंड बेहतर है। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दे। हिमाच्छादित शिखरों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही भागीरथी का तेज प्रवाह और मनमोहक दृश्यों को प्रधानमंत्री ने देखा। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है, जो गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहीं पर एक ग्लेशियर से भागीरथी की धारा निकलती है। उत्तराखंड के ही गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में जब भागीरथी की धारा में अलकनंदा समाहित होती है, तब सदानीरा गंगा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, लेकिन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार
मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। मुखबा में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो कि समृद्ध भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति पीएम के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जादूंग और पीडीए के लिए मोटर बाइक एवं एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी भी दिखाई। सीमावर्ती तेलांग जादूंग पीडीए का क्षेत्र बहुत ही मनमोहक शीत मरुस्थली पठार है, जो अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर मुखबा पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी का हर्षिल में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को सुनने के लिए जनसभा में काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर गंगोत्री धाम के 5 मंदिर समिति के उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखबा आने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज हमने मां गंगा की चरण पादुका की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई। यहाँ पर मुखबा में शीतकालीन प्रवास में मां गंगा की पूजा, चरण पादुकाओं की पूजा होती है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा मां गंगा की चरण पादुका की पूजा करी है और साथ में प्रधानमंत्री जी को हमने आशीर्वाद माता के स्वरूप में दिया है। और कल हमने प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट पढ़ा था, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी को ट्वीट पे फॉलो करते हैं, तो उनमें उन्होंने एक कोट लिखा था, विरासत भी और विकास भी। तो कहीं ना कहीं हम इसी चीज के लिए यहाँ पर इतनी जद्दोजहद में है कि हमारा विकास तो हो, लेकिन जो हमारी विरासत है वो जैसी की तैसी रहे और इस विरासत को जितना हो सके विश्व भर में फैलाए, कि हमारा रहन सहन और किस प्रकार से माँ की पूजा पद्धति की जाती है उसका विस्तार हो। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एलएमसी ग्रेजुएट क्षेत्र से चिन्नामेल अंजिरेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कुमारैया की जीत हुई है। चिन्मय अंजिरेड्डी को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपति ने चुनाव का विजयी प्रमाण पत्र दिया। अंजनी रेड्डी को दूसरे प्राथमिकता के मतों की गिनती के बाद 5106 मतों से जीत मिली है। उन्हें कुल 98,637 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 93,531 मत प्राप्त हुए। अपनी जीत के बाद मीडिया को दिए एक बयान में अंजिरेड्डी ने एमएलसी के रूप में अपना वेतन छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए धन का योगदान करने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जनता को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेहद गर्व है, जो बड़ी मेहनत से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि विजयी उम्मीदवारों को बधाई। केंद्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारें राज्य के लोगों की सेवा करती रहेंगी और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तेलंगाना में विधान परिषद एमएलसी में भाजपा की जीत से पार्टी काफी उत्साहित है। भाजपा की जीत पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा का जीतना छोटी बात नहीं है। तेलंगाना के लोगों ने भाजपा का समर्थन किया है। आने वाले दिनों में भाजपा लोगों के आशीर्वाद से तेलंगाना में सत्ता में आने के लिए संघर्ष करेगी।
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतना, टीचर्स हो ग्रेजुएट्स हो, ये छोटा विषय नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं आकर हेलीकॉप्टर लेके मीटर्स वोटर्स मीटिंग में एड्रेस करना, पूरा मिनिस्टर्स को जिम्मेदार दिया है, एमपीस एमएलएस कारपोरेशन चेयरमैन जिम्मेदार दिया है। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी जो तेलंगाना के जनता आज बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, मेरा दृष्टिकोण से ये दूसरा टाइम तेलंगाना का जनता हम बीजेपी के साथ है, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ऐसा तेलंगाना जनता बताए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आने वाले दिन में पूरा शक्ति लगाकर सत्ता में आने के लिए, तेलंगाना जनता से आशीर्वाद लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। आतंकी लाजर मसीह को यूपी के कौशाम्बी जिले से आज तड़के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सामान में 3 हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 विदेशी कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश के कौशाम्बी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। उसकी पहचान लजर मसीह के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह छापेमारी कर लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड और बिना सिम कार्ड का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी का पाकिस्तान कनेक्शन भी था। इसके पास से गोला बारूद बरामद हुए हैं जो महाकुंभ में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग होने वाले थे। पंजाब पुलिस के अनुसार आतंकी ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद की मंगवाता था। इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था। कर्नाटक में लोकायुक्त ने आज सुबह विजयपुरा शहर में एक बड़े छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये छापा होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी के ठिकानों पर मारा गया। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी शिवानंद किम्बाबी के आवास और फार्म हाउस पर छापा मारा है। फिलहाल जब्त हुए दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है और आय से अधिक संपत्ति के सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। कर्नाटक लोकायुक्त ने जनवरी 2025 में भी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब तक 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई है। जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई थी उन पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं।
तमिलनाडु में धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के घरों पर भी छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के 10 से अधिक अधिकारियों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। इनमें प्रमुख तौर से करूर जिले के रायनूर स्थित कोंगुमेस के मालिक मणि उर्फ सुब्रमण्यम का घर शामिल है। इसके अलावा इडोर रोड पर सरकारी ठेकेदार एम शंकर आनंद और शक्ति मेस के मालिक कार्ति के आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये सभी लोग मंत्री सेंथिल बालाजी के समर्थकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। ईडी की ये छापेमारी धन शोधन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। मंत्री सेंथिल बालाजी पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामले शामिल हैं। ईडी इन आरोपों की गहन जांच कर रहा है और इससे संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया जा सकता है, जो कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके 3 दिन बाद ही 29 सितंबर को उन्हें तमिलनाडु के बिजली, मद निषेध और आबकारी मंत्री के तौर पर बहाल कर दिया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा उनकी बहाली पर चिंता जताते हुए उनके खिलाफ मामले के गवाहों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत देश में कई इलाकों में छापे मारे हैं। ईडी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये छापेमारी की गई है। ईडी ने दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में एसडीपीआई के मुख्यालय और कार्यालयों पर छापा मारा है। ईडी ने दावा किया था कि दोनों संगठनों के बीच एक संगठित संबंध है और एसडीपीआई के माध्यम से पीएफआई अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पीएफआई के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे एक गैरकानूनी संगठन बताते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में उसे प्रतिबंधित कर दिया था। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को एसडीएम संभल वंदना मिश्रा के यहां सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता के समय बढ़ाने के आग्रह पर सुनवाई अगली तारीख 18 मार्च निर्धारित की गई है। इस मामले में एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद मकान अपने नाम न होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। वहीं सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि वकीलों की हड़ताल के कारण एसडीएम कोर्ट में नहीं बैठी हैं और उन्होंने अपनी ओर से सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। बता दें कि संभल के दीपासराय में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में तहसील प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया था। सांसद की ओर से उनके वकील ने मकान को सांसद के नाम न होने और निर्माण पुराना होने का दावा किया था। ये जो विनियमित क्षेत्र में अवैधानिक रूप से मकान निर्माण का जो भी मामला था, उसमें अग्रिम तिथि 18 मार्च की नियत की गई। उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया। जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए, तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नवनिर्माण नहीं है, ना तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। कई बार अवसर मांगने के बाद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी क्रम में जुर्माना लगाया। अधिवक्ताओं की हड़ताल भी है, जिस कारण मैडम बैठी नहीं है कोर्ट में। वो किसी कार्य से बैठी गए भी हैं। हमने अपना जवाब कंप्लीटली दाखिल कर दिया फाइल में, कोई कमी नहीं है, जो भी है अगले डेट पर हो जाए। यूपी के संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गांवों में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके।
उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित झांझा के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस चौकी निर्माण में अब उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बरसाए थे। दरअसल बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों के फेंके गए करीब 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जमा किए गए थे। बिखरे पड़े ईंट पत्थरों को पुलिस प्रशासन ने इन्हें इकट्ठा करवाकर रखवा लिया था। अब इनका सदुपयोग पुलिस चौकी निर्माण में किया जा रहा है। संभल के दीपासराय चौकी, हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी के अलावा सरकार के बजट से कुल 38 आउटपोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल में कुल 38 आउटपोस्ट और अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। संभल में कुल 38 पुलिस आउटपोस्ट एवं अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण है वो करवाया जा रहा है, जिसमें चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, चौकी सत्यव्रत, चौकी खगूसराय, चौकी भोलेश्वर और उसके अलावा अन्य तमाम ऐसे आउटपोस्ट हैं जो कस्बा के अंदर एंट्री और एग्जिट को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहां से उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पथराव किया था, उन जगहों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किसानों के आंदोलन पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कल लुधियाना में एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों को हिस्सा लेने की अपील की गई है। दरअसल किसान नेताओं ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने चंडीगढ़ जाने की कोशिश कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नई सरकार देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के तहत विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बीच हुई अहम बैठक के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में बीती रात दिल्ली पुलिस द्वारा गश्त अभियान चलाया गया। कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पूरी रात सड़कों पर गश्त लगाते नजर आए। जगह जगह पर सड़कों पर बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। डीएमआरसी की गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर सुरंग खोदने का काम जारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। पहला नेटवर्क चाइना, दूसरा यूएसए का है और हमारा भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ये नेटवर्क हो चुका है। जहाँ तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हम लगातार मेट्रो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की खराब छवि पेश की थी। फडणवीस ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो पंडित नेहरू की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शेर शिवा का छावा था। जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे हिम्मत? आहे का हिम्मत? अरे आहे का हिम्मत? आहे का हिम्मत? आहे हिम्मत तुमच्यामध्ये? अरे आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।